हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीओसी और आइसोमेरिज्म के एडवांस पीवाईक्यू से के लिए। हम लोगों ने पहले ही थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अगर जिसने नहीं की तो पहले प्लीज़ थ्योरी देख लो, क्योंकि जीओसी और आइसोमेरिज्म की थ्योरी के बेसिस पे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। ज़्यादा इधर उधर पढ़ने से ज़रूरत नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। यू कैन रिलाई ऑन दिस। मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम। अगर तुम लोग कमेंट करके लिखोगे हाँ सर ज़रूरत है, तो मैं उसे भी प्लान करके उसे भी रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास तक मैसेज पहुँचाऊँगा, बताऊँगा कि उसमें एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कैसी रखनी चाहिए, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक। एडवांस शीट में इस बारी ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस करके भी काम चला सकते हैं अपना और डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आराम से सिलेक्शन होगा। बस पैनिक नहीं करना है, एग्ज़ाम में फोकस रखना है, स्टेबल रहना है। ठीक है, चलो भाई हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। अब जब भी कायरलिटी की बात आएगी, किसी भी चीज़ की कायरलिटी की बात आएगी, तो कायरल क्या होगा? फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल, फॉर अ कंपाउंड to be chiral, it should not possess any POS और COS, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी हम कायरल कहेंगे। जो ट्विस्ट बोर्ड स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, जिसमें ये कार्बन्स हैं, हम लोगों ने बना के देखा था थ्योरी वाली क्लास में। और उसमें क्या है कि कोई भी POS या COS नहीं है, नो POS और COS, इसलिए क्या है? ये कायरल है। चेयर फॉर्म में POS मिल जाएगी, बोर्ड में भी POS मिल जाएगी, ठीक, और रिजिड में POS और COS दोनों मिल जाएंगी। तो ये सारे अकायरल हैं। तो कायरल कौन सी आ गई? कायरल आ गई हमारी ए। इसमें सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है amongst the given options the compound in which all the atoms are in one plane in all possible conformation is। तो जो पहला कंपाउंड दिया है, अगर हम उसे ड्रॉ कर लें तो ये दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। ये है S 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर इसका नाम कोई तुमसे पूछ दे तो तुम नाम भी लिख सकते हो, SS 1,3 ब्यूटाडाइन। इस नाम को उठा के थोड़ा नीचे रख लेता है, ठीक, और थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बना लेता है। ये इंटरकन्वर्टेबल होती है S ट्रांसफॉर्म में। किस में इंटरकन्वर्टेबल होती है? S ट्रांस में। S ट्रांस में क्या है? इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है। अब S ट्रांस में अगर इंटरकन्वर्टेबल है, बेसिकली होता क्या है कि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है। क्या होता है? इन दोनों कार्बन्स के बीच में क्या होता है? स्टेरिक रिपल्शन होता है। तो जो हमें सब कुछ sp2 तो है, देखो ध्यान से, अगर हर कार्बन sp2 तो है, लेकिन sp2 होने के बावजूद भी ये प्लेन में नहीं रह पाती। इसे रहना चाहिए इस तरह से, देखो, लेकिन क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन है, तो ये साइडली आउट ऑफ प्लेन जाती है, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये पूरी ही S ट्रांस में कन्वर्ट हो जाती है। तो SS और S ट्रांस में S ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है SS के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है कन्फर्मेशन में। अगले ऑप्शन में देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? HC ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C H और डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इसमें ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है और ये भी sp है। तो इनके बीच का एंगल जो आएगा वो 120 डिग्री आएगा, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो ये सब कुछ एक प्लेन में होंगे। तो ये कैसा हो गया? ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन है, तो इसका आंसर एक तो बी हो गया।
अगला ऑप्शन कह रहे हैं केटीन बना लेते हैं, केटीन और पैरेलल बना लेते हैं एलीन को, केटीन और एलीन को पैरेलल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं एलीन का डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये क्या है, sp2, ये sp और ये sp2। तो मैं अगर ऑर्बिटल डायग्राम बना दूं तुम्हारे लिए तो तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा भाई। ये sp2 मॉलिक्यूल है, ये sp है और ये sp2 है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक, हमने मान लिया कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, s, px और py। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल खाली है भाई, इसमें pz खाली है, इसमें कौन सा एम्प्टी है, pz। तो ये pz के साथ ओवरलैप कर लेगा, ये किसके साथ कर लेगा, pz के साथ ओवरलैप कर लेगा। अब अगर xy प्लेन है तो हम इसे x मान लें अगर, तो इसका एक y ऑर्बिटल भी खाली होगा। अगर उसे इससे बॉन्ड बनाना है तो इसे इसका y ऑर्बिटल खाली चाहिए होगा, है ना। तो ये py से py ने बॉन्ड बना लिया। तो इसके जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो यूज हुआ होगा, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज हुआ वो px और pz यूज हुआ। यानी कि अगर मैं प्लेनैरिटी की बात करूं तो प्लेनैरिटी देखना भाई जरा, ये 3 कार्बन ये पूरे एटम मिलके एक प्लेन बनाएंगे और इस प्लेन का हो जाएगा नाम xy प्लेन। और ये 3 जब मिलेंगे तो ये भी तीनों एक प्लेन बनाएंगे, लेकिन इस प्लेन का नाम होगा xz प्लेन। तो ये बेसिकली एक xy प्लेन में हाइड्रोजन के साथ कार्बन है और एक xz प्लेन में। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, देखो ये ऐसा दिख रहा है लेकिन है कैसा, ऐसा है। ठीक, तिरछा है, चाहे तुम इसे घुमा लो या फिर इसे घुमा लो। तो ये हाथ का ध्यान रखना, शेप तो याद रहेगा। तो ये भी प्लेनर नहीं है, तो आंसर इसका डी भी नहीं हो सकता। अब जब ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, केटीन में यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, बाकी ज्योमेट्री तो सेम रहेगी। केटीन में ऑक्सीजन आ जाएगा और ऑक्सीजन की खास बात क्या है कि उसमें हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, तो वो प्लेनर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है केटीन और इसका नाम है एलीन। तो केटीन कैसी है, प्लेनर, ड्यू टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे फर्दर एटम्स नहीं लगे हैं तो वो कैसी है, प्लेनर है। तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। बात मेरी समझ में आनी चाहिए पूरी तरह से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। तो ये तो सिंपल सवाल है यार, कि अगर हमने ये कार्बोकैटायन ले लिया तो इस पे कितने अल्फा एच हैं, एक अल्फा एच यहाँ पे, 2 अल्फा एच यहाँ पे और 3 अल्फा एच यहाँ पे। तो जितने अल्फा एच हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही बनेंगे। तो कितने अल्फा एच हैं, 6 अल्फा एच, देयरफॉर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो आंसर क्या आ गया इसका, 6 आ गया। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NOPQ विद रिस्पेक्ट टू M इज करेक्ट। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, पहले वाले मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो पहला वाला मॉलिक्यूल जो हमारा फिशर बना हुआ, क्या बना हुआ है, सॉहर्स बना हुआ है। सॉहर से हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर सॉहर से न्यूमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखना जरा। अच्छा, सीधे पहला स्टेप में देख लेते हैं, M और N आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो देखना जरा, अगर हम इसे बनाएं, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं सीधे, है ना, देखना
ऊपर वाले कार्बन को आगे रख लेते हैं, Cl नीचे, H और OH, Cl के साथ में CH3 लगा हुआ है, H के साथ H लगा हुआ है और OH के साथ OH लगा हुआ है। ठीक है, ये बन गया। क्योंकि हमें बाकी दो न्यूमन बने तो हम सॉर्स का भी न्यूमन बना ले रहे हैं, तो ये हमारा M है। N क्या है, N कैसा बना रहे हैं देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। तो देखो आइडेंटिकल तो नहीं है और ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं, तुम कितना भी घुमा लो इसे, यू कैन नॉट मेक दिस। तो ये दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। M और O आइडेंटिकल है, जरा देखते हैं, O बना के देखते हैं। देखना भाई जरा, O बना रहे हैं, Cl ऊपर है, H यहाँ है, OH यहाँ है, CH3 यहाँ है, H यहाँ पे है और OH यहाँ पे है। इसे जरा 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, पीछे वाले कार्बन को, आगे वाले कार्बन को रोटेट कर देते हैं, तो देखो क्या बनेगा। आगे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया मैंने बस, तो ये पीछे वाला कार्बन तो वैसे ही रहा, CH3, इधर क्या था H और इधर था OH। ठीक, अब Cl कहाँ आ गया, Cl आ गया नीचे, H के पीछे H आ गया और OH के पीछे OH आ गया। तो ये और ये M और ये क्या बनाया था हमने, N तो सेम था, ये O आ गया, तो ये आइडेंटिकल आ गए। देख लो बिल्कुल सेम आ गए, आसानी से बना पाए हम लोग। ठीक, अब हमें कंपेयर करना है M और P को। M और P को कंपेयर करना है, तो देखो M और P को कंपेयर करें, M और P कैसे हैं इन्हें देखते हैं। तो ध्यान से जरा बनाएंगे, है ना, कि अगर हम इसका M का बना लेते हैं, क्या फिशर बना लो भाई एक बारी, है ना। फिशर बनाओगे तो क्या आएगा, इसे खोल दें ऊपर की तरफ, ये H आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। अब देखने के लिए यार थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, P को बना लेते हैं, P का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जो बना हुआ है वही बना लेते हैं ना। P क्या बना हुआ है देखो जरा, नोट्स में देख लो, तो पास क्वेश्चन तो है ही कि CH3 OH और H, यही है, सॉरी H और OH उल्टी तरफ लिखा हुआ। मैं बना दे रहा हूँ, फिर 1 मिनट में थोड़ा स्क्रॉल कर दूंगा जिससे आराम से कैलकुलेट कर पाए हम लोग। और ये Cl है, OH है और H है। ठीक, Cl इसमें पीछे है, ध्यान रखना। तो इसे अगर हम इक्लिप्स बनाएं तो हम CH3 को ऊपर ही रखते हैं, Cl को पीछे रख लिया, 180 डिग्री रोटेट किया, तो H के पीछे H आ गया, OH के पीछे OH आ गया और H के पीछे H आ गया और फिर से 180 डिग्री खोल दिया। ठीक, अब इसे रोटेट कैसे किया इस पे डिपेंड करता है यार, है ना, कि एक बार इसे ऐसे रोटेट कर लेते हैं। Cl पीछे है, ध्यान रखना, है ना, तो Cl को पीछे ही रखते हैं। इसे हमने नीचे बना लिया, CH3 इधर आ गया, Cl इधर आ गया, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया H। ठीक, अब इसे खोलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जाएगा CH3, देखो जरा, CH3 ऊपर गया, H आ गया, OH आ गया, इधर क्या आ गया, Cl आ गया, OH आ गया और H आ गया। ठीक, अब इस पे जरा RS कर लेते हैं, तो ये आ गया 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो आना चाहिए था S, लेकिन आएगा R क्योंकि हाइड्रोजन का ऐसा है अबव द प्लेन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये क्या आ गया R। ठीक, अभी Cl को ऊपर ले आना है, ध्यान रखना, इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक, तो जब इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये हमारा आंसर जो है वो सही आने लगेगा,
ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आ रहा है, लेकिन अगर इसे 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो आंसर सही आने लगेगा। तो एम और पी क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए, बस कन्फर्मर को आपस में इंटरचेंज करने की बात थी, दैट्स इट। ठीक, आगे चलते हैं। तो आंसर एबीसी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज इन प्योर फॉर्म इज और आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये कैसा है, ये नॉन एरोमेटिक है। जब भी रूम टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करें तो क्या देखना है, हमेशा हमें देखना है क्या कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक compounds are unstable at room temperature। ये रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो ये एक एंटी एरोमेटिक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी रेजोनेंस की वजह से अगर हम इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना दें तो ये भी एंटी एरोमेटिक ही है। तो जो अनस्टेबल है वो कौन से हैं, बी और सी है। ठीक है, सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन और 2 ब्यूटीन, टू ब्यूटीन कह रहा है, वो ट्रांस एसिस कैसे ही बना लो। तो किसकी वजह से हो रहा है, तो इसमें देखो क्या होगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो सिग्मा 2 mtp होगा, सिग्मा 2 mtp होगा। और इसमें सिग्मा CH2 ये कौन सा है, sp2 है, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड बना है तो पाई स्टार होगा। तो इसमें कहां से कहां होगा, सिग्मा 2 पाई स्टार। ठीक, तो सिग्मा 2 mtp और सिग्मा 2 पाई स्टार आ गया, तो आंसर इसका ए आ गया। सिंपल बात है, समझ में आनी चाहिए बात आसानी से। ठीक, क्लियर हो रही ना बात की कौन सा ऑर्बिटल में कौन सा, मतलब कौन से कैटायन या एल्कीन पे कौन सा ऑर्बिटल खाली, उसी पे अटैक करा रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्या करा है, द करेक्ट combination of names of isomeric alcohols with molecular formula C4H10O। तो टर्शरी ब्यूटेनॉल देख लेते हैं क्या है। टर्शरी ब्यूटेनॉल जो है वो ये है। टर्शरी ब्यूटेनॉल को अगर चाहे तो IUPAC नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इथेन 1 ऑल नहीं लिख सकते क्योंकि कार्बन चेन मैक्सिमम 3 कार्बन की ही होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। एन ब्यूटेनॉल, तो एन ब्यूटेनॉल कैसा है, एन ब्यूटेनॉल ऐसा है, और इसी को लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल, तो सी भी सही है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल ये होगा, इसे क्या लिखोगे 1 2 3, तो लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो आंसर इसका डी भी ठीक हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर का 54 भर का सवाल था, आसानी से लग जाना चाहिए। ये नहीं लग रहा तो बहुत ही दुख की बात है ना। ठीक, देख रहे हो कठिन सवाल नहीं आ रहे। जो लोग कह रहे हैं ना कि यार कठिन सवाल दो सर, कठिन सवाल दो, अरे कठिन आते ही नहीं, क्यों करना है, इररिलेवेंसी पे इससे कम फोकस रखना है ना, अपना रिलेवेंट चीज करनी है। अभी हम लोगों को टाइम नहीं इतना हमारे पास। क्या कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मेशन विद नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब स्टेबल कन्फर्मेशन बनाने और नॉन जीरो भी बनाने हैं, तो इक्लिप्स वाले नहीं बनाएंगे। स्टेबल कन्फर्म मतलब इक्लिप्स्ड एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड, will not be counted, will not be counted। तो
तो ये तो आसान हो गया। फिर देखो भाई इसका क्या बनाएंगे, फ्लिप करके CH3 को ऊपर ले गए, Cl और Br अपनी जगह पे ही रहे। ये Cl नीचे आ गया, CH3 Cl के पीछे आ गया और Br Br के पीछे आ गया। तो ये तो इक्लिप्स है, इसे काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें देखो रोटेट करें तो इस वाले को तो फिक्स रखते हैं, रोटेट किया तो Cl इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, Br इधर आ गया, एक बन गया ये। म्यू इसमें नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, फिर रोटेट करोगे, अगर फिर रोटेट करोगे तो फिर से इक्लिप्सिंग होगी, तो इक्लिप्स वाला नहीं बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो Cl नीचे आ जाएगा, Br अपोजिट चला जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा। तो इसमें भी म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, तीसरा क्या करेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो CH3 इधर आ गया, Cl इधर आ गया, Br इधर आ गया, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो इसमें भी म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ऐसे 3 कन्फर्मेशंस हैं जो स्टेबल भी हैं और जिनमें डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ठीक, बात समझ में आ गई, आसानी से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर M। तो M में एक कायरल कार्बन यहाँ पे है और एक कायरल कार्बन यहाँ पे है। ये हाइड्रोजन छोटा होने की वजह से इस पे 2 आइसोमर बन सकते हैं, लेकिन CH3 कैन नॉट गो इनसाइड द रिंग, कैन नॉट गो इनसाइड द रिंग। तो ये कैसा है, रिजिड है यहाँ पे, और इसकी रिजिडिटी की वजह से इसके केवल कितने आइसोमर बनेंगे, 2 ही बनेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक। तो ये कैसा है, ये तो साइक्लोऑक्टेट्राईन है, ये तो टब शेप है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। Na का मतलब नॉन एरोमेटिक। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो एरोमेटिक है। इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक है। ये ट्रोपोलियम है, नाम याद रखोगे, ट्रोपोलियम, तो ये एरोमेटिक है। ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक, ये इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये वाले इलेक्ट्रॉन विल नॉट अंडरगो रेजोनेंस, विल नॉट टेक पार्ट, विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ये तो क्या है, ये है हमारी फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन है तो ये तो एरोमेटिक है ही। तो कितने एरोमेटिक हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरोमेटिसिटी वाली क्लास अगर नहीं की है तो फिर से उसे एक बार रिवाइज कर लो भाई, आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। कह रहा है फॉर द गिवन कंपाउंड X द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। और वेज और डैश जो कह रहा है कि ये फिक्स है, इन्हें हम चेंज, वेज को हम फिक्स नहीं, वेज को हम छेड़ेंगे नहीं, यानी वो फिक्स है। और जो डैश है केवल उसी को, जो जिगजैग लगा हुआ है उसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है। ठीक, तो जब ऐसे गिनोगे तो देखो, एक तो ये कायरल आ गया, एक ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, ये तो फिक्स है, इसे तो छेड़ नहीं सकते। एक ये कायरल आ गया, और एक बार क्या होगा कि इसका जो डबल बॉन्ड का H है, मतलब इसकी वजह से जो OH है उसकी वजह से भी एक कायरलिटी आएगी। ठीक, तो 2 इसकी वजह से आएंगे, 2 इसकी वजह से आएंगे, 2 इसकी वजह से आएंगे और 1 इसकी वजह से, सॉरी कहाँ लगा दिया, 1 जब ये ऊपर नीचे होगा तो इसकी वजह से आएगा, तो टोटल 7 बन जाएंगे। थोड़ा मुश्किल सवाल था, बना के देखोगे तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं।
अगला कह रहा है क्या कि द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो ऑफ द साइक्लिक ईथर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O इज। C4H8O में हमें साइक्लिक ईथर्स बनाने हैं, तो DB इसकी 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। तो साइक्लिक ईथर बनाना शुरू करते हैं। देखो कैसे बनाएंगे भाई। सबसे पहले एक 3 मेंबर की रिंग बना लेते हैं और इस पे लगा दिया ET। ठीक, C4H8O लेना है, ध्यान से देखना। तो ये कायरल है, इससे 2 बनेंगे। ठीक, फिर एक बार हमने इसे मिथाइल मिथाइल लगा लिया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कैसा है, इसमें POS है, तो ये इनएक्टिव है, तो एक ही बन गया। देखते रहना भाई। डैश डैश पे लगा दिए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। अब ऑप्टिकली एक्टिव आ गया तो इसमें 2 कायरल नहीं गिनेंगे, इसे 2 ही काउंट करेंगे इससे, सिर्फ क्योंकि हम इसका दूसरा वाला बना चुके हैं। ठीक है, तो टोटल इनसे कितने बन गए अभी तक, 5 बन गए हमारे। अब एक कंडीशन ये भी बची है कि 3 मेंबर की रिंग में हम क्या करें कि 2 मिथाइल लगा दें। जब 2 मिथाइल लगा दोगे तो इससे तो एक ही बनेगा, क्योंकि ये इसमें तो कोई कायरल ही नहीं है। फिर 4 मेंबर पे चलते हैं। 3 मेंबर के सारे केस खत्म हो गए तो 4 मेंबर पे चलते हैं। जब 4 मेंबर पे लगाए तो यहाँ पे कायरल आ गया, तो इससे 2 बने। 4 मेंबर पे यहाँ पे लगाया, ठीक, तो यहाँ पे लगाया तो कायरल नहीं आया, तो इससे 1 बना, और 1 बना 5 मेंबर की रिंग से। तो काउंटिंग कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 और 6 10 बन गए टोटल। यार आसानी से बना पा रहे होगे देख के, तो कम से कम समझ में आ रही है। हमेशा 3 मेंबर की रिंग से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कन्फर्मर के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से है ना, रुक के हौले से करेंगे। कह रहा है न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ PQRS आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक, हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो हम सबके इनके क्या बना लें, सॉहर्स बना ले। देखो ऐसे तो हमें पता चल नहीं रहा कौन कहाँ पे, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या, सॉहर्स बना लो। तो देखो भाई सॉहर्स बना रहा है P का, CH3 CH3 और सॉरी CH3, नीचे क्या जाएगा C2H5 और इधर आ गया CH3। इसमें OH इधर आ गया, इधर आ गया CH3 और इधर आ गया CH3। ठीक है, ये P बन गया। Q कैसा बनेगा, Q में देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH CH3 CH3, यहाँ पे लगा है CH2 CH3 या C2H5 भी लगा देते हैं, और यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है H और यहाँ लगा है CH3। तो बेसिकली ये भी C2H5 ही लगा हुआ है नीचे की तरफ, तो ये बन गया Q। ठीक, अब बनाते हैं R। R कैसे बनाएंगे देखो जरा, R कैसे बनाएंगे। R का मतलब यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया C2H5 और यहाँ पे आ गया C2H5। अब जरा इन दोनों को देखो, Q और R को देख लेते हैं। पहले PQR में देख लो, P और Q सेम लग रहे हैं क्या। P और Q में यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो इसमें 2 C2H5 ग्रुप हैं। इसमें एक ये C2H5 है, देखो जरा ध्यान से, और एक ये C2H5 है। इसमें 4 CH3 हैं, एक ही C2H5 है, तो P और Q तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। Q और R में देखो भाई, Q में क्या है, एक C2H5 दूसरा C2H5, तो एक C2H5 दूसरा C2H5 और एक H और एक H। ठीक है, ये CH3 और OH, CH3 और OH, यानी कि Q और R तो सेम है, तो एक आंसर तो इसका C हो गया। अब हमें S भी बनाना है, तो S का भी ड्रॉ कर लेते हैं। S को बना लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक, मैं देख के ऊपर से बना रहा हूँ यार। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। S को देख के बना रहा हूँ, CH3 H OH
CH CH3 CH3 C2H5, ये S था। जब इसका हम फिगर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे देखना ज़रा। यहाँ CH3 आ गया, यहाँ H और H आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ पे CH। तो देखो ये तो किसी से ही मैच नहीं कर रहा यार, तो ये तो विचित्र ही है। तो आंसर केवल क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सबके हमने फिशर से सॉर्ट्स बना के चेक कर लिए सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर हैज IUPAC नेम 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन एसिड, आयनिक एसिड। तो एक काम करते हैं, हम इसी का लिख लेते हैं नाम पहले। 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो ओइक एसिड चाहिए और 6 कार्बन चाहिए हमें। तो यहाँ से लिख लें कि यहाँ पे COH लिख लें। COH पे दूसरे पे हमें चाहिए क्या, OH। तीसरे पे हमें चाहिए इथाइनाइल चाहिए, तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दें 3 पे। और 3 के बाद हमें जो 4 पे चाहिए, 3 पे इन भी चाहिए, तो 3 पे इन भी लगा दी। देखो 1 2 3 इन लगा दी, 3 पे इन लगा दी। 4 पे हमें चाहिए मिथाइल, 4 पे हमें चाहिए मिथाइल, और हमें चाहिए 4 मिथाइल चाहिए, और 5 पे आइन चाहिए, 5 और 6 पे आइनोइक चाहिए। तो ये 5 और 6 हो गए। तो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढ लो भाई। अब तो आसान काम है, अगर तुम ऐसा ऐसे ढूंढोगे तो आंसर इसका डी मिल जाएगा, बाकी किसी में मैच नहीं करेगा। आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, मैंने स्ट्रक्चर ही बना दिया पूरा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी इराइथ्रोज इज शोन बिलो। डी इराइथ्रोज हैज एंड इट्स आइसोमर्स आर लिस्टेड एज P, Q, R and S in the column 1. Choose the correct relationship between P, Q, R and S with D इराइथ्रोज from column 2. ठीक, तो अगर हम इस पर नॉमेनक्लेचर करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन H कहाँ पे है, H अबव द प्लेन है। ये बात ध्यान रखना, H अबव द प्लेन है तो जो आ रहा है उसका उल्टा, यानी कि ये R है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये फिर से क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या आ गया, R। तो ये RR कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। अब इसे देखते हैं क्या क्या बन सकता है। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। तो ये कैसे घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, तो ये H नीचे ही है, तो ये R हो गया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 1, इधर नंबर दूसरे पेन से दे देते हैं। ये 1 हो गया, इधर वाला 2 हो गया, इधर वाला 3 और 4। तो 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, लेकिन H कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो ये भी क्या आ गया, R। तो ये R से कैसा बन गया, आइडेंटिकल। तो P आइडेंटिकल है। Q को देखते हैं भाई, Q को देखते हैं, फिर से नंबरिंग करते हैं, थोड़ा बड़ा कर दूँ इसे। ठीक, नंबरिंग देखो जरा, 1 2 3 4। CIP रूल आगे नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो इसे R आना चाहिए, लेकिन H कैसा है, अबव द प्लेन, तो ये कैसा लिखेंगे, S। ये कैसा है, 1 2 3 4। तो ये क्लॉकवाइज घूमा और ये H नीचे भी है, तो इसे क्या लिखेंगे, R। तो ये S और R हो गया। तो S और R हो गया, अगर R से S और R हो गया तो ये क्या बनाता है, डायस्टीरियोमर्स है। तो Q क्या हो गया, डायस्टीरियोमर हो गया। ठीक, अगला देखो भाई, 1 2 3 4, तो ये R आया। ठीक, ये 1 2 3 और 4। ठीक, तो ये भी क्या आ गया, ये 1 2 3, ये S आया। तो ये RS आ गया, ये SR आया, तो ये RS आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी डायस्टीरियोमर है। अगला देख लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3। तो ये क्लॉकवाइज घूमा, तो ये S आया, क्योंकि ये H अबव द प्लेन है। ये 1 ये 2 ये 3, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो ये क्या आ गया, ये क्लॉकवाइज घूमा,
तो ये क्या आया, ऐसा आया। और ये कैसा घूमा, ये 1 2 3 उल्टा घुमा दिया, सॉरी, ये 1 2 3 ऐसा घूमा, तो ये क्या आया, आर आया, तो ये क्या हो जाएगा, एस। तो ये आर आर से क्या बन गया, एस एस बन गया, यानी कि ये क्या है, इनएंशियोमर। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आर एस कॉमन कैचर कर लो। तो ये एस क्या आ गया, एस आ गया इनएंशियोमर। तो एस का 3 है, एस का 3 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ही समझ से सी होना चाहिए। तो मिला लोगे सारे आंसर आ जाएंगे। देखो पी आइडेंटिकल आ रहा, पी का 2 आ गया, क्यू और आर का 1 आ गया, और एस का 3 आ गया। तो आंसर इसका सही आया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 to 4 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 में ये एच एसिडिक है क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा नेगेटिव चार्ज, इसमें ये एच, इसमें ये एच, इसमें ये एच और इसमें ये एच। ये मोस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट एसिडिक है क्यों, क्योंकि इससे एच निकलने के बाद अगर हम इससे एच निकाल दें तो सिस्टम क्या है, एरोमेटिक हो जा रहा है। तो मोस्ट एसिडिक ये है। ठीक, फिर एल्काइन का ज्यादा एसिडिक होता है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से आएगा आंसर। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा, सबसे ज्यादा कौन आएगा, सबसे ज्यादा होगा 4, फिर आएगा 3, 4 के बाद 5, सॉरी 3 नहीं, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो डी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब कह रहा है कि द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। बिल्कुल ठीक बात है, नेगेटिव चार्ज आएगा जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, तो सही बात है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ 4 इज एरोमेटिक, तो ये 4 था, इसका बेस क्या है, एरोमेटिक है, सही बात है। 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन NO2 लगा देंगे, तो NO2 लगाने के बाद क्या होगा, माइनस आएगी, वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी पहले से बढ़ जाएगी। मोस्ट एसिडिक नहीं कह रहा, मोर एसिडिक कह रहा है, यानी पुराने वाले से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या आ गया, ए, बी और सी आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 rotates the plane polarized light, it produce pink color with neutral FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 की बात आ गई, तो ये क्या है, ये फिनॉल है, पहले इतनी बात तो तय हो गई। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कायरल भी है, कायरल भी है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। तो इसके आइसोमर पूछे हैं, तो देखो भाई जरा, फिनॉल के साथ अगर हमें कायरल बनाना है तो हम यही बना सकते हैं जिसमें ये कायरल हो, और कहीं लगा दोगे कुछ कायरल आएगा नहीं, तो एक बन गया। इसे ऑर्थो पे लगाया, मेटा पे लगा दो, और इसी को पैरा पे जोड़ दो, तो यही 3 ऑप्शन बनेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात सॉरी, कायरल है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सब में 2-2 बनेंगे ना, तो 6 आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स 1 2 3 एंड 4, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछ रहा है। ठीक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जब पूछा जा रहा है तो देखना, इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और यहां से माइनस आई लग रहा है, वो भी 3 का, माइनस आई और माइनस एम। इन दोनों के स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि एन जो है वो घूम जाएगा। दिस इज कॉल्ड SIR। कैसे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, CH3 लगा और CH3 लगा है। CH3 को बड़ा देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिख लो, और देखो जरा NO2 के काफ़ी पास पहुँच गया, तो इसका रिपल्शन होगा, और इधर से ये भी NO2 के काफ़ी पास पहुँच गया, तो यहाँ से भी रिपल्शन होगा। ठीक, जब रिपल्शन होगा तो इन दोनों के रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है। इन दोनों के स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए ये बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करने से नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड SIR। SIR मतलब सर नहीं है, वो है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो जो 4 होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिख दिया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी के बी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज मोर देन दैट ऑफ 3 एंड 4। 1 और 2 और 3 और 4 में 3 में तो बहुत रेजोनेंस है, तो 3 और 4 में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 4 जो है उसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है ना। रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ 3 इज मोर देन 4, ये तो बात सही है क्योंकि 3 में रेजोनेंस हो रहा है और 4 में नहीं हो रहा है। 4 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स 4 मोर बेसिक देन 3, ये भी बात सही है। तो आंसर इसका सी और डी आ गया और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है 4 में, हम ये बात समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमंग द फॉलोइंग द कन्फर्मेशन दैट करस्पॉन्ड टू मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मीसो ब्यूटेन 1,2,3 डाइऑल। तो मीसो 2,3 डाइऑल अगर हम बनाना हो तो ये ऐसे बनाएंगे, मीसो 2,3 डाइऑल ये है, ठीक। इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसका कन्फर्मर बनाएंगे तो पहले जब फिशर से न्यूमैन बनाते हैं तो हमेशा इक्लिप्स फॉर्म बनती है। अब हमें स्टेबल कन्फर्मर बनाना है तो क्या करें इसे, जिसमें गॉस फॉर्म में OH OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वो बना दें। तो CH3 CH3 पास रखेंगे, कोई और तरीका नहीं है CH3 CH3 को दूर रखने का क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, H बॉन्डिंग होगी। क्या लिखते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, ठीक, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी इसमें। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका आंसर अगर देखो तो CH3 CH3 पास पास होना चाहिए, HH और OH OH, तो आंसर इसका बी आ जाएगा। सिंपल बात है। H और H एंटी पे नहीं हो सकते, CH3 और CH3 एंटी पे नहीं हो सकता। ऐसा घुमा के बना ही नहीं पाओगे, कोशिश कर लोगे फेल हो जाओगे, ठीक। मतलब फेल हो जाओगे इन द सेंस कि बनाने में फेल हो जाओगे, एग्जाम में नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर हो गया ना, हाँ नंबर इसका, तो आंसर बी आ गया। अब 20 क्या कर रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स विच मे बी फाउंड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन ड्यूरिंग यूजिंग Br2 एंड सनलाइट। तो साइक्लो, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हाइड्रोकार्बन में भी आएंगे, एक यहाँ पे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। अगर हम इसकी Br2H से रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकते हैं, पहले ये बना लेते हैं। एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, और इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये रेजोनेंस करेगा, इस स्ट्रक्चर को उठा के दोनों को इधर ही रख लें, इधर ही रख लेते हैं ना। अब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिना एरो लगे डायरेक्ट बना दूं, चल जाएगा काम तुम्हारा। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो तो आइडेंटिकल बन जाएगा मेरे भाई, वो तो आइडेंटिकल बन जाएगा। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो कुछ इस तरह का बनेगा। जो चीज़ और छूट जाएगी वो हमारी वो होगी जब रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा रेडिकल, तो तब भी सब्स्टिट्यूट होगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ठीक। अब इन पे ब्रोमीन लगाना जरा। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगाऊं तो ये कायरल, यहाँ ब्रोमीन लगा दें तो ये कायरल, तो दो इससे बन गए, दो इससे बन गए। यहाँ ब्रोमीन लगा दें अगर तो ये कायरल, ठीक। ध्यान रखना भाई, मेरी बात समझ में आनी चाहिए पूरी। ये कायरल बन गया तो दो इससे बन गए। यहाँ ब्रोमीन लगा दें तो कोई कायरल नहीं, तो एक ही बना। यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया तो फिर से दो कायरल। यहाँ ब्रोमीन लगाया तो फिर से दो बनेंगे कायरल, और यहाँ ब्रोमीन लगाया तो
फिर से 2 बनेंगे तो 2, तो कितने बन गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13 बने। यहाँ पे जब लगाओगे ब्रोमीन तो दिस इज आइडेंटिकल, दिस टू आर आइडेंटिकल। ठीक, तो हमें कितने काउंट हो गए? 13 का काउंट आया, तो आंसर हम 13 लिख देंगे। काम खत्म हुआ हमारा। आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बहुत स्लो कर रहा हूँ डिस्कशन, ज़्यादा तेज नहीं भगा रहा, आसानी से बात मेरी समझ में आनी चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द कंपाउंड विद लिस्ट 1 एंड ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2। तो पीओसी का क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ, तुम्हें अगर याद रहे तो ठीक। पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं भाई, इन्हें पता लगे क्या क्या है। एनिलीन तो हम सब लोग जानते हैं, एनिलीन क्या है? एनिलीन ये हमारी NH2 है। ऑर्थोक्रिसॉल भी हम जानते हैं, आसान स्ट्रक्चर है, ये ऑर्थोक्रिसॉल है। सिस्टीन हमारा जो है वो बेसिकली क्या है? एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है सिस्टीन। तो ये CH2, सॉरी यहाँ पे CH2 लिखेंगे, CH2SH हो जाएगा। और कैप्रोलैक्टम मोनोमर है किसका? हाइड्रोलिसिस से पहले नाइलॉन 6 का प्रिकर्सर है। तो एनिलीन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, इसमें फिनॉल है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर तीनों हैं, और इसमें नाइट्रोजन और कार्बन है। तो जरा ऑप्शन देखो, कार्बन नाइट्रोजन दोनों हैं, तो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ क्या बनाएंगे? प्रूशियन ब्लू कलर बनाएंगे, तो P ठीक हो गया। और क्या आ जाएगा? ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा ब्रोमीन वाटर के साथ, क्योंकि अगर ये Br2 वाटर में डाल देंगे तो ये रिएक्शन भी कर जाएगा। ठीक, ट्राई ब्रोमो, थोड़ा ऊपर करके लिख दें, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन बना देगा, तो ये P और R इसका ठीक हो गया। और फिनॉल वाला क्या करेगा? फिनॉल FeCl3 के साथ क्या देगा? वॉयलेट कलर देगा। फिनॉल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देगा, तो T आ गया इसका। ठीक, CnS है, तो ये क्या बनाएगा? ब्लड रेड कलर बनाएगा, FeSCN होल थ्राइस का। ये हम लोगों ने ब्लड रेड कलर पढ़ा है, तो इसका आंसर Q हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा? ये इसमें COH ग्रुप भी है, तो NaSCO3 के साथ ये इफर्वेसेंस भी देगा, तो Q और R हो जाएगा। अगले वाले में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ फिर से केवल P ही बना पाएगा, ये S नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी Br2 वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इन सारे ऑप्शंस को मिलाओगे तो पहले का आ जाएगा क्या? सॉरी, पहले में PR नहीं PS आएगा यार, माफ कर देना, सॉरी, है ना, P और S आएगा यार। वाइट प्रेसिपिटेट तो S बना रहा, R गलती से ठीक हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया? पहले का PS आ गया, पहले का PS एक ही ऑप्शन में, तो D ही ठीक होना चाहिए। बाकी Q का, सेकंड का T आ गया, थर्ड का QR आ गया, और फोर्थ का P आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने GOC और आइसोमेरिज्म के भी एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए पूरी तरह से। कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक, अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे अपनी एडवांस शीट का। ठीक, और हम लोग बात करेंगे उसके अगली क्लास में। तो तुम्हारे पास जो भी नोट्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ के रखो, जिससे रिवीजन वाली क्लास में आसानी रहे। कोई स्पेसिफिक रिएक्शन अगर पढ़नी हो तो मैं लास्ट में वीडियो के कह रहा हूँ कि पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे, कोई अगर स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़नी हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसे ले लूँगा। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और यार वो भी ध्यान रखना, हाँ एक बात और, कि कितने लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी पे काम करना है, उसके लिए वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना मेरे को। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।